नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे सीपीसी के प्रारंभिक पार्ट की, यानी कि प्रीलिमिनरी पार्ट की। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख के आए थे, उसमें हमने देखा था कि विवाद कौन सा होता है, मामला कौन सा होता है, सिविल में किस तरीके के मामले आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा सेक्शंस के बारे में देखा था, ऑर्डर्स के बारे में देखा था, पार्ट्स में देखा था कौन से सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं। और आज जब हम प्रारंभिक पार्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका नाम क्या है। देखिए, हम पहले भी देख के आए थे, जब भी हम किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वो बोलता है मेरा नाम ही ये। जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आई एम एडवोकेट बरखा शर्मा, ठीक है, बीए एलएलबी एलएलएम डीएलएल। ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैंने ये सब कुछ चीजें कर रखी है। अब आप देखिए यहाँ पे, ये है सीपीसी 1908, ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसका है एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 5 ही क्यों लिखा गया है? एक्ट नंबर 5 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1908 में 105वें 1908 में 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर क्या हुआ था, ये एक्ट लागू हुआ था। यानी कि उस वर्ष में जितने एक्ट लागू हुए उनमें 5वें नंबर पे हमारे सीपीसी को लागू किया गया था। सबसे पहले जब इसके बनने की बात होती है तो बनता कब है ये? 21 मार्च 21 मार्च 1908 को बना था, ठीक है। और 1 जनवरी 1909 से इसको लागू किया गया था। ये डेट हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट होती है प्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे हम प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। जहां पे हमको मेन के अकॉर्डिंग मार्क मेन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे मेन के अकॉर्डिंग मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो गया था, माफ कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले जब हम एक्ट को देखते हैं तो इसका उद्देश्य आता है। आप लोग जब लेक्चर देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ आपके पास सीपीसी का बेयर एक्ट होगा। अगर किसी के पास सीपीसी का बेयर एक्ट नहीं है तो प्लीज आप सीपीसी का बेयर एक्ट अपने पास सबसे पहले रख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। और अभी तक अगर आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज ही हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया है। तो जितने लोगों को इसका लाभ मिल सके उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले आता है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। यानी इसका उद्देश्य क्या है? सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया, यानी सिविल कोर्ट्स में जो भी प्रोसीजर वगैरह चलते हैं उनसे रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं उनको कॉन्सिलिटेट और अमेंड करने के संबंध में इस एक्ट को बनाया गया है, ठीक है। ये वाला इसका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य देख लिया हम लोगों ने इसका। कहाँ पे दे रखा होता है? जब हम एक्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो लाइन दे रखी होती है वहां पे हमको इसका उद्देश्य देना। इसके बाद हमारा प्रीलिमिनरी पार्ट स्टार्ट होता है जो सेक्शन 1 से लेके 8 तक कवर करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सेक्शन नंबर 1 को। सेक्शन नंबर 1 होता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इस सेक्ट का क्या नाम है? सीपीसी है इसका नाम, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है इसका नाम। फिर इसके बाद बोलता है ये प्रवर्त कब होगा? 1 जनवरी 1909। 21 मार्च 1908 को बना था और 1 जनवरी 1909 को इसको लागू किया गया था। इसका विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत पर है। कहां पर है? होल इंडिया। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर किया गया है। अब देखिए, लेकिन कहां पर लागू नहीं है? नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों पर इनको क्या कर सकते हैं, बाद में लागू किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 21 जनवरी 1972। स्पष्टीकरण देखेंगे ना जब आप, इस खंड में जनजातीय क्षेत्र से वो राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे। तो ये वाले जो है ना 21 जनवरी वाली बात, ये अभी रिसेंटली जो आरजेएस का एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछी गई थी, तो आप इसको एक बार अंडरलाइन कर सकते हैं।
क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है पहले, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो जहां पे कहीं पे भी आपको डेट मिले, जहां कहीं पे भी आपको डेज मिले, उनको क्या करना चाहिए, आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में अचानक से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको स्किप करते हुए नहीं चलना है। तो जो इम्पोर्टेंट बात हमको यहाँ पे लगी वो थी कि इसका नाम, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है इस सेक्शन का, और सीपीसी 1908 है। 1 जनवरी 1909 से इसको लागू किया गया था। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है, नागालैंड और अन्य जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। पर राज्य चाहे तो इसको ऐसे करके लागू कर सकती है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके, अगर किसी क्षेत्र में लागू करना है तो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस दे रखी है यहाँ पे, टोटल कितनी डेफिनेशंस दे रखी हैं, 1 से लेके 20 तक इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। 1 से लेके 20 तक इसके अंतर्गत डेफिनेशंस दे रखी है। 1 से लेके 20 डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग वाइज दे रखी है, एबीसीडी वाइज नहीं है। तो 2 1 संहिता। संहिता में क्या बताया गया है, संहिता का मतलब होता है कोड। कोड से क्या संबंध है यहाँ पे, यहाँ पे कोड से संबंध है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए 2 डिक्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है डिक्री? तो डिक्री क्या होती है, जब कोई जजमेंट होता है, तब जैसे आपका कोई विवाद उत्पन्न हुआ, तो विवाद उत्पन्न होने के बाद जब आपके मामले को देखकर जो निर्णय दिया जाता है, तो निर्णय से पहले क्या पारित की जाती है, डिक्री पारित की जाती है। तो डिक्री क्या है, अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे, तो डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, यानी कि क्या बता रहा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये। डिक्री का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से अवधारण करता है। ये हम पहले एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ पे लिखा गया है। तो सेक्शन 2 डिक्री में लिखा गया है ये, कि पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से अवधारण करता है। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। और या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है, और इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। परंतु इसके अंतर्गत ना तो एक ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, अंडरलाइन कर लो इसको, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत ये चीज आती है या नहीं आती। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट करना चाहिए हमको, ऑर्डर 43 से। आप क्या करेंगे, इसके साइड में लिखनी चाहिए कि ऑर्डर 43, और आज आपका काम है कि आपको ऑर्डर 43 रीड करके आना है इसके साथ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बोल रहा है इसके अंतर्गत, ना व्यतिक्रम करने के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो इसके अंतर्गत ये 2 पॉइंट नहीं आएंगे, और क्या आएंगे वो हमने देख लिए। अब एक बार देख लेते हैं कि जब हमने डिक्री की परिभाषा देखी है, तो इसके अंतर्गत इसके क्या आवश्यक तत्व निकलते हैं। जब हम किसी चीज के आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं, तो उससे हमको डेफिनेशन का कंक्लूजन पता चल जाता है, और हम अपने शब्दों में भी उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले डिक्री के अंतर्गत आता है, एक न्याय निर्णय होना चाहिए। न्याय निर्णय कहाँ पे होना चाहिए, किसी वाद के संबंध में होना चाहिए। वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए, पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण किया जाना चाहिए। और ऐसे अधिकार का अवधारण या तो निश्चयात्मक और अंतिम होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया इसके अंतर्गत, निश्चयात्मक होना चाहिए और अंतिम होना चाहिए। न्याय निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री क्या हो सकती है, प्रारंभिक हो सकती है और अंतिम हो सकती है, प्रीलिमिनरी हो सकती है और फाइनल हो सकती है। देखिए, जब हम किसी चीज का मीन्स का आंसर लिखते हैं, तब यहाँ पे ये आंसर
लिखने में आ सकता है कि प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री को परिभाषित कीजिए, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साथ साथ देखते चलेंगे कहाँ पे मेंस का प्रश्न भी बनता है। इसके अंतर्गत वाद पत्र की अस्वीकृति और 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, यानी 144 में किसी क्वेश्चन का अवधारण भी आता है। ये चीज कहाँ पे बताई गई है हमको? सेक्शन 2.2 में बताई गई है ये सारी चीजें। जब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिग्री के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हमको ये सब चीजें वहां पे लिख के आनी होगी। ठीक है, तो जब हमने सेक्शन 2 को देखा तो उसके अनुसार हमको पता चला कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिग्री, अंतिम डिग्री और पार्टली प्रारंभिक और पार्टली अंतिम, यानी कि अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। ये 3 तरह की डिग्री हमसे पूछी जाती है। सबसे पहले बोलते हैं कि प्रारंभिक डिग्री क्या होती है। डिग्री तो आपको पता ही चल गया, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसमें पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण किया जाता है, किसी विवादग्रस्त विषय के मामले के संबंध में होती है। इसमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, पर जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है वो नहीं आता, और व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश नहीं आता। ये डिग्री की बात हुई। अब हम प्रारंभिक डिग्री को देख रहे हैं। तो जब वाद यानी कि जब हमारा केस पूरी तरह से निपटा दिया जाता है, अगर उसके पहले आगे और कार्यवाही की जानी है तो क्या होता है? आज्ञप्ति प्रारंभिक होती है। ये हमारा केस चल रहा है। जब अगर यहाँ पर प्रारंभिक डिग्री पारित की गई है और इसके अगर आगे और कार्यवाही की जानी है, यहाँ पे फाइनल डिग्री दी गई है और यहाँ पे बीच में जो आगे और कार्यवाही की जानी है, तो ये जो डिग्री पारित की जाएगी वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। प्रारंभिक डिग्री किन किन मामलों में होती है? ये प्री में भी आ सकता है और मेन में भी आ सकता है। प्री और मेन दोनों में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, सबसे पहले जो प्रारंभिक डिग्री होती है वो कब्जा और अंतःकालीन वाद के लिए होती है, प्रशासनिक वादों के संबंध में होती है, भागीदारी और विभाजन के संबंध में होती है, मालिक और अभिकर्ता के केस में होती है, प्रॉपर्टी के विभाजन के संबंध में हो सकती है, स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में हो सकती है। ये सारे मामलों में क्या है? हमारी प्रीलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है, प्रीलिमिनरी डिग्री पारित की जा सकती है। कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोट्स के थ्रू आपके पास जो है हमारा जो हमारा लेक्चर है वो डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कई बार मैसेज करके बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक है, ये बुक नहीं है, नोट्स प्रिपेयर होते हैं हम लोगों के, उस नोट्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर जब हमको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको साथ में लेके चलनी है। किसी जैसे हमको डिग्री पढ़नी है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिग्री के संबंध में हमको कंप्लीट पढ़ के जानी है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप मैसेज को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम बात करेंगे अंतिम डिग्री की, यानी कि फाइनल डिग्री की। जो डिग्री वाद को, यानी जो आपका मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको पूरा निपटा देती है, पूर्ण रूप से कंप्लीट उसका सॉल्यूशन कर देती है, तो वो हमारी फाइनल डिग्री कहलाती है, जिसके बाद आगे और कार्यवाही नहीं की जानी है। कोई डिग्री अंतिम डिग्री उस समय कही जाती है जब वह सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित की गई है, यानी कि जो कोर्ट है वो कैपेबल है वो डिग्री पास करने के लिए, उसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है। फाइनल डिग्री है तो उसके खिलाफ अपील नहीं की गई है। ऐसी डिग्री वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है, यानी कि उसका फाइनल डिस्पोजल कर देती है। अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक केस चल रहा है, प्रारंभिक डिग्री पारित की गई है और प्रारंभिक डिग्री के बाद क्या होता है, आगे और कार्यवाही की जा सकती है। तो ये जो फाइनल डिग्री होगी ये हमारे पूरे जो प्रोसीडिंग चली है इसके आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो जो अंतिम डिग्री होती है वो प्रीलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? क्या निकला अंतिम डिग्री का निष्कर्ष? कि जो डिग्री होती है वो हमारे मामले को, केस को पूरा निपटा देती है। ठीक है, और ये बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? प्रीलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करती है।
अब बोल रहा है थर्ड पॉइंट, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, यानी कि प्रीलिमिनरी जो होते हैं, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो वह डिक्री जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है। आज्ञप्ति द्वारा दो या दो से अधिक पक्षों का न्याय निर्णय किया जाता है, तब वहाँ आज्ञप्ति अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती है। यानी कि मान लीजिए एक डिक्री पास की गई, इस डिक्री के द्वारा दो प्रश्नों का निर्धारण किया गया, यानी कि किसी वाद में दो प्रश्न थे, उनका अवधारण किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन किया गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया। एक मामले में प्रीलिमिनरी डिक्री दी गई और एक मामले में फाइनल डिक्री दी गई। तो इन दोनों के मामले में पार्टली प्रीलिमिनरी माना जाएगा कि ये जो डिक्री पारित की गई है वो पार्टली क्या है, प्रीलिमिनरी है, और पार्टली क्या है, फाइनल है। आई बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। इस संबंध में संहिता का आदेश 20 और नियम 14 महत्वपूर्ण है। यानी कि इसको देखने के लिए हमको ऑर्डर 20 और रूल 14 को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का ये आपका होमवर्क है कि जब आप डिक्री पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ऑर्डर 43 को देखना है और 43 के साथ किसको देखना है, ऑर्डर 20 रूल 14 को देख के आना है। ठीक है, साथ साथ देख के चलेंगे तो आपको जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको इतना कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑर्डर 43 जस्ट एक रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, आप जितना समझ सकते हैं कोशिश कीजिए कि भाई मेरे को ऑर्डर को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। समझ में आ जाता ठीक है, नहीं तो जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर बोल रहा है कि इसमें स्थावर संपत्ति जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, कब्जा दिलाए जाने के प्रयोजन के लिए जो पारित आदेश होता है वो अंतिम डिक्री होता है। जहां मध्यवर्ती लाभों को प्रदान किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, प्रारंभिक डिक्री होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए थे कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें कि हम प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बोल रहा है जहाँ अगर मध्यवर्ती लाभ के संबंध में कोई डिक्री आदेश पारित किया गया है तो उसके संबंध में प्रारंभिक डिक्री दी गई है कहा जाएगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाने के संबंध में, पोजेशन दिलाने के लिए अगर कोई पारित आदेश दिया गया है तो वो अंतिम डिक्री होती है। इसमें यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला है कि भाई अंशतः प्रारंभिक और अंशतः किस तरीके से होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब हम देखते हैं 2-3 डिक्रीदार। 2-1 में क्या पढ़ा था, संहिता यानी कि कोड। 2-2 में हम डिक्री को पढ़ के आए हैं, कंप्लीट डिक्री को पढ़ा है। आप लोगों को एक बार अच्छे से दोबारा वीडियो को देखने के बाद एक बार गो थ्रू करना चाहिए इसको अपने एक्ट से। ठीक है, इसके बाद डिक्रीदार क्या बोल रहा है, डिक्रीदार से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है या फिर निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। इस तरीके से आपको याद करना है, अंडरलाइन कर लीजिए अपने एक्ट में। ठीक है, डिक्रीदार कौन व्यक्ति होता है, जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई हो, जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। इसको हमको किस सेक्शन के साथ में पढ़ना चाहिए, 210 के साथ में पढ़ना चाहिए। 210 में के साथ में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमको दे रखा है निर्णित ऋणी। क्या दे रखा है वहां पे, निर्णित ऋणी। जजमेंट डेप्टर की बात की गई है। क्या होता है जजमेंट डेप्टर, जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। 2-3 बोलता है हमको डिक्रीदार, जिसके पक्ष में डिक्री दी गई है, जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। लेकिन जो 2-10 में निर्णित ऋणी है उसके विरुद्ध डिक्री दी जाती है, उसके विरुद्ध निष्पादन योग्य आदेश दिया जाता है। 2 सेक्शन साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। 2-3 2-10 साथ में पढ़ने चाहिए। 2-4 में जिला आ जाता है। तो जिला में क्या आता है, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसमें इसके बाद जिला न्यायालय कहा जाएगा। अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। इसमें उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाएं भी आती है। ठीक है, रीड आउट करने का सेक्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2-4 जिला। ठीक है, 2-5 विदेशी न्यायालय, कई बार पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोर्ट होता है जो भारत के बाहर स्थित है। ये भारत है, इस भारत के बाहर स्थित है। तो भारत के बाहर स्थित है तो ये इंडिया तो नहीं है, तो इंडिया के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, विदेश होगा। मान लीजिए चाइना हो गया, ये जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो हमारे कोर्ट थोड़ी ना है, ये तो इंडिया के कोर्ट है ही नहीं।
और ना इनको केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना ही इनको चालू रखा गया है। अतः क्या है, विदेशी न्यायालय यानी कि फॉरेन कोर्ट के लिए आवश्यक है कि जो कोर्ट होगा वो भारत के बाहर होगा और ना उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो 2-5 विदेशी न्यायालय, 2-5 विदेशी न्यायालय। अब देखिए 2-6 कहता है विदेशी निर्णय, यानी कि विदेशी निर्णय क्या होता है। 2-5 में जब हमने विदेशी न्यायालय को देखा था, तो जो विदेशी न्यायालय कोई जजमेंट देगा तो उसको विदेशी निर्णय कहा जाएगा। सिंपल वाली बात है। ठीक है, अब देखिए सरकारी प्लीडर क्या होता है। 2-7 सरकारी प्लीडर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेएलओ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सरकारी प्लीडर की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, देखो इसमें एक ऐसा अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। तो सबसे पहली बात क्या निकली, इस संहिता यानी कि सीपीसी के द्वारा अभिव्यक्त रूप से यानी कि एक्सप्रेस रूप से बता दिया गया है कि वो कौन से काम करेगा। उन कामों को करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करेगा। और इनके जो सरकारी प्रीडक के रूप में जो काम कर रहा है और उनके द्वारा अगर कोई आदेशित व्यक्ति है तो वो भी सरकारी प्लीडर माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को सरकारी प्लीडर नियुक्त किया गया, तो जो इसके निर्देशों के प्लीडर, जो इसके निर्देशों के अंतर्गत कोई सहायक हो गया, सहायक अधिकारी अगर काम कर रहा है तो उसको भी क्या माना जाएगा? सरकारी प्लीडर ही माना जाएगा। ऐसे माना जाएगा कि भाई वो इसी के कार्यों को कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं 7A की। 7A में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। एक रीड आउट सेक्शन है, जनरली आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए 8 में आता है न्यायाधीश। 2-8 न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होता है? सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है। सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है। 2-9 में आता है निर्णय। इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, जैसे डिग्री हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी वैसे निर्णय भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इवन निर्णय पे तो जजमेंट राइटिंग का पूरा पेपर ही आ जाता है। ठीक है, तो निर्णय डिग्री या आदेशों के आधारों का कथन है। न्यायालय ने एक मामला चल रहा है, ए और बी के बीच में विवाद हुआ, ए और बी, तो इनके पक्ष में जो डिक्री या ऑर्डर दिया गया, उस डिक्री और ऑर्डर के आधारों पर जो कथन पारित किया जाता है वो क्या होता है? निर्णय होता है। क्या बोला जा रहा है कि निर्णय क्या होता है? डिक्री या आदेशों के आधारों का कथन होता है। प्रत्येक विनिश्चय निर्णय होता है यदि वो पक्षकारों के बीच विद्यमान विवाद को गुण और अवगुण पर प्रभावित करने वाले अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है। तो जो निर्णय में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण भी किया जाता है। निर्णय में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? देखिए, मामले का संक्षिप्त में विवरण किया जाना चाहिए। शॉर्ट में क्या बताया जाना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, उसमें निर्धारण करने के लिए कोई प्रश्न क्या थे, विवादक क्या थे। ठीक है, मामला क्या था मतलब इनके आधार पर निर्णय दिया गया। निर्णय के कारण और आधार बताए जाएंगे कि भाई जो जजमेंट दिया जा रहा है उसका कारण और आधार क्या है, किस बेसिस पे दिया जा रहा है। डिक्री और आदेशों के आधारों पर स्टेटमेंट वगैरह जो दिया गया है वो बताया जाएगा। निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कोर्ट की सील लगाई जाएगी, तब जाके हमारा निर्णय कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से निर्णय में कौन कौन सी बातें शामिल होगी वो हमने यहाँ पे देखी है। जनरली क्या बोला गया इसमें कि जो न्यायाधीश ने डिक्री और आदेशों के आधार पर जो कथन पारित किया गया है वही होता है जजमेंट। ठीक है, और किसको दिया जाता है? विवाद के गुण और अवगुण को देखकर निर्धारित किया जाता है। शॉर्ट में विवरण दिया जाएगा, विवादक क्या है वो बताए जाएंगे, उनके आधार पर निर्णय दिया जाएगा, डिक्री आदेशों के आधार पर कथन लिखा जाएगा, हस्ताक्षर किए जाएंगे और कोर्ट की मुद्रा उस पर होगी, यानी कि कोर्ट की सील उसके ऊपर लगाई जाएगी, तब जाके हमारा जजमेंट कंप्लीट होगा। अब देखिए 2-10 निर्णय त्रिणी।
अभी हमने सेक्शन 2.3 के साथ में इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2.3 में था डिक्रीदार। क्या बोलता था कि भाई जिसके पक्ष में डिक्री दी जाएगी, जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया जाएगा, वो होता है डिक्रीदार। पर जिसके विरुद्ध, ये विरुद्ध करना है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, वो क्या होता है? हमारा निर्णित ऋणी होता है। फिर सेक्शन 211 देखो, वैध प्रतिनिधि, यानी कि विधिक प्रतिनिधि की बात की जा रही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की जा रही है। कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा जाता है और मेन में भी पूछा जाता है। क्या बोल रहा है कि वो व्यक्ति होता है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का विधिक प्रतिनिधित्व करता है। ए नाम का व्यक्ति है, इसका भी विधिक प्रतिनिधि होगा। कब? जब ये मरेगा तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ये क्या करेगा? विधिक प्रतिनिधित्व करेगा, देखभाल करेगा। मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है। जिसकी ओर से प्रतिनिधि या जिसके विरुद्ध प्रतिनिधि, अगर इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, चाहे इसके पक्ष में चाहे से इसके विरुद्ध, तो फिर वाद लाने का अधिकार किसको होगा? बी को हो जाएगा। निष्पादक, प्रशासक, अवशिष्ट वसीयतदार आदि वैध प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कि एक व्यक्ति है, अगर मर गया है, किसी अन्य व्यक्ति को अपना विधिक प्रतिनिधि बनाकर, तो वो व्यक्ति उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करेगा उसके पक्ष में। अगर उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे से विरुद्ध हो, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वाद ला सकता है। वही होता है हमारा विधिक प्रतिनिधित्व, विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब सेक्शन 212 पर आ जाइए। मध्यवर्ती लाभ यानी कि अंतःकालीन लाभ ना केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। संपत्ति का मध्यवर्ती लाभ वह लाभ होता है जो संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले रीड आउट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। संपत्ति से प्राप्त लाभों पर ब्याज को भी सम्मिलित किया गया है। यदि सदोष कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति ने उस संपत्ति पर कोई भी अभिवृद्धि की हो तो उसे प्राप्त लाभ मध्यवर्ती लाभ नहीं होगा। ब्याज का विनिश्चय न्यायालय के विवेक पर निर्भर हो सकता है, लेकिन ये 6% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकता। अंतःकालीन लाभों पर ब्याज अंतःकालीन लाभ का ही एक अंश होता है। कैसे समझ में देखेंगे इसको? एक प्रॉपर्टी है, एक मिनट देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ए की, लेकिन बी क्या करता है? इस पे कब्जा रख लेता है। कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, अब बी को इससे जो भी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होगा वो मध्यवर्ती लाभ कहलाएगा, अंतःकालीन लाभ कहलाएगा। अगर इसने इस प्रॉपर्टी पर कुछ और चीज कर लिया तो ये जो अलग से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो क्या होगा? अंतःकालीन लाभ नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से इसको जो भी लाभ प्राप्त हुआ हो, मान लीजिए इसने यहाँ पे अपनी कोई एक कमरे में, यहाँ पे 3-4 कमरे थे, उसमें से एक कमरे में इसने यहाँ पे आगे कोई शॉप चला के कोई लाभ प्राप्त किया है, तो वो लाभ मध्यवर्ती लाभ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्याज निर्धारित किया जाएगा वो 6% से अधिक नहीं हो सकता और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। जो अंतःकालीन लाभों पर ब्याज क्या होता है? अंतःकालीन लाभ का ही क्या होता है? एक अंश होता है। ठीक है, कई बार प्री में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब देखिए 213 को, 213 में बोल रहा है जंगम संपत्ति, कि जंगम संपत्ति आखिर क्या होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं। जंगम संपत्ति के अंतर्गत देखिए प्री में कई बार, अभी रिसेंटली जो 2025 में अभी आरजेएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गई थी जंगम संपत्ति में क्या आता है क्या नहीं आता, इस तरीके से, है ना। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये बोल रहा है 214 आदेश क्या होता है, तो इसको आदेश को हमेशा किसके संग पढ़ना चाहिए? दो दो। दो दो में क्या दे रखा है हमको? डिक्री दे रखी है। ठीक है, और 214 में क्या दे रखा है? ऑर्डर दे रखा है। और निर्णय कहाँ दे रखा था हमको? 2-9 में निर्णय दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से सेक्शंस याद करते हुए चलना।
ऑर्डर में क्या है, सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। सिंपल सी बात कह रखी है कि भाई क्या होता है, सिविल कोड के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है, यानी ऑर्डर इज नॉट एन डिक्री, ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री। आई बात समझ में? प्लीडर को देख लीजिए सबसे पहले, फिर हम वो भी तो देख के आए थे ना, सरकारी प्लीडर कहाँ देखा था हमने, 2-7 में देखा था हमने सरकारी प्लीडर। अब ये जनरल प्लीडर की बात कर रहा है, न्यायालय में यानी कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अदर पर्सन के लिए प्रेजेंट होने वाला एक ऐसे व्यक्ति के लिए अभिवचन करने के लिए हकदार व्यक्ति प्लीडर होता है। यानी कि ए नाम के व्यक्ति का केस चल रहा है तो उसकी तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो भी वकील आता है, अधिवक्ता आता है, वो क्या होता है, या फिर उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है, वो होते हैं हमारे प्लीडर। इसके अंतर्गत इनके 2 कर्तव्य होते हैं, अपने पक्षकार के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना, मतलब उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करना, और न्याय के लिए न्यायालय का सहयोग करना, कि भाई कोर्ट का सहयोग करना कि भाई किसी भी तरीके की भेदभाव ना हो पाए, न्याय हो पाए। ठीक है। 216 बोलता है विहित, विहित का मतलब नियमों के द्वारा विहित होता है, जनरल बात है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। जब हम लोक अधिकारी की बात करते हैं तो हम 21 में भी जो आईपीसी का 21 पढ़ते थे, हमने वहां पे भी देखा था लोक अधिकारी की बात, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर की बात देखी थी। ठीक है। तो लोक अधिकारी कौन होता है, वो इसके अंतर्गत है कि हर जज आता है इसके अंतर्गत, हर भारतीय सेवा का हर सदस्य, भारतीय सेवा का हर सदस्य आता है इसके अंतर्गत। फिर आता है संघ की नौसेना, वायुसेना, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक कीवर्ड दे सकते हैं, आर्मी का मेंबर हो गया, न्यायालय का हर ऑफिसर हो गया, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त है। कौन परिरोध में रख सकता है, तो आप इसको पुलिस का कीवर्ड दे सकते हो। सरकार का हर अधिकारी जिसको अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वो अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वगैरह करे, वो इसके अंतर्गत आ सकता है। और हर अधिकारी के निम्न कर्तव्य हैं, क्या करेगा, सरकार की ओर से किसी संपत्ति को प्राप्त करता है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण करता है, निर्धारण करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो रेवेन्यू वगैरह वसूल करता है, सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा करता है, किसी विधि के व्यतिक्रम का रोकना या संरक्षा वगैरह करता है, जो सेवा में है, वेतन पाता है, लोक कर्तव्य के पालन के लिए कोई फीस वगैरह प्राप्त करता है, वो सब व्यक्ति कौन होते हैं, हमारे लोक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड लेके इनको याद कर सकते हैं। टोटल कितने पॉइंट है यहाँ पे, 8 पॉइंट है। ठीक है। इन 8 पॉइंट को आप एक बार गो थ्रू करेंगे, रीड आउट करके छोड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, नियम। तो नियम कौन कौन से हैं, जो पहली अनुसूची में अंतर्निवेश अथवा धारा 122 125 के अधीन नियम, ये जनरल बात है, रीड आउट करके काम चल सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट, निगम अंश के अंतर्गत स्टॉक डिबेंचर या बंध पत्र आते हैं। फिर 220 इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के अंतर्गत स्टाम्पित भी आता है, ये आपको याद रखना है। निर्णय या डिक्री की दशा में हस्ताक्षर के अंतर्गत स्टाम्पित भी आता है। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट कर लिया हमने सेक्शन 2 को। अब सेक्शन 3 देखो, इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा, यानी सबसे पहले होगा हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और नीचे के जिला न्यायालय के अधीनस्थ होगा, यानी इनके नीचे क्या आएंगे, इनके जितने भी अवर श्रेणी के यानी कि नीचे की श्रेणी के न्यायालय हैं वो इनके अंडर काम करेंगे। जनरल बात बोली गई है। ठीक है। सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर उसके नीचे अवर श्रेणी के कोर्ट्स आ जाएंगे। फोर्थ कहता है व्यावृत्तियां, सिविल प्रक्रिया संहिता की कोई बात विशेष या स्थानीय विधि के अधीन प्राप्त अधिकारिता या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालती है, यानी विशेष विधि और स्थानीय विधि में अगर कोई बात कही गई है तो वो उनके अकॉर्डिंग लागू होगी, लेकिन जहां विशेष और स्थानीय विधि में कोई भी बात नहीं लागू की गई है तो वहां पर फिर हमारी सीपीसी लागू हो जाएगी। ठीक है। अब सेक्शन 5 को देखिए। देखिए सेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि जो ये वाला एक्ट है हमारा सीपीसी, उसको किसको लागू होगा, राजस्व न्यायालयों को भी लागू होगा। जनरल बात बोली गई है इसके अंदर कि आपको ये ना हेडिंग याद रखनी है इसकी, कि संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। सीपीसी अप्लाई रेवेन्यू कोड,
ठीक है, डिटेल में बहुत बात लिखी गई है, लेकिन हमको जस्ट जो बात याद रखनी है वो सेक्शन 5 हमको बेसिकली यही बोल रहा है कि संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। इसके बाद देखिए धन संबंधी अधिकारिता। ठीक है, इसको हमको सेक्शन 15 के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ना चाहिए। तो कोई न्यायालय केवल उन्हीं वादों पर क्षेत्राधिकार रखेगा जिनकी विषय वस्तु की रकम या उसका मूल्य उसके आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अधिक ना हो। यानी कि मान लीजिए कोई केस, कोई जो कोर्ट है वो 25,000 रुपए तक का मामला सुन सकता है, तो केवल वो उसी तक का मामला सुनेगा, उससे ज्यादा का मामला नहीं सुनेगा। यदि कोई न्यायालय अपनी धन संबंधी सीमाओं से अधिक वाद को विचारण करके डिक्री प्रदान करता है तो ऐसी डिक्री अकृत होगी, यानी कि मान्य नहीं होगी। उच्च न्यायालय के अपने क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों की धन संबंधी सीमाएं निर्धारित कर देते हैं और वह न्यायालय जिनकी धन संबंधी अधिकारिता निर्धारित कर दी गई है उसी सीमा तक वादों का विचारण करेंगे। यानी कि हाईकोर्ट क्या करेगा, इनकी जो धन संबंधी अधिकारिता है उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, वो कोर्ट्स क्या करेंगे, जितना उनको जुरिस्डिक्शन दे रखा है, आर्थिक क्षेत्राधिकार दे रखा है, वहीं तक क्या करेंगे, अपना मामला सुनेंगे। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता जैसे कि सिविल जो कोर्ट है वो 2 लाख रुपए तक का मामला सुन सकता है। सेशन न्यायाधीश वरिष्ठ खंड 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का मामला सुन सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारा, वो 5 लाख रुपए से अधिक का मामला सुन सकता है। इस तरीके से ये इनका आर्थिक क्षेत्राधिकार है और इस आर्थिक क्षेत्राधिकार से ज्यादा वो कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 आता है वो जनरली बात करता है। देखिए जो सेक्शन 7 है ना, सेक्शन 7 बात करता है हमारे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में, और सेक्शन 8 बात करता है हमारा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में। प्रांतीय और प्रेसिडेंसी, इनकी केवल आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके हेडिंग के अलावा इनके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी पार्ट। कहां से कहां तक सेक्शंस देखे हमने, हमने देखे हैं सेक्शन 1 से लेके 8 तक सेक्शंस को देखा है। ठीक है, इसमें हमने देखा है प्रीलिमिनरी पार्ट, यानी कि जब हमारे चैप्टर के पार्ट शुरू होंगे उससे जस्ट पहले हमको एक प्रीलिमिनरी पार्ट दे रखा था, उसको हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास भी है हमारी, सीपीसी की इंट्रो क्लास है, उस इंट्रो क्लास को भी देखना मत भूलिएगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं तो डीलो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डीलो क्लासेस का डीलो क्लासेस की ऐप है, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आप यहीं से ले पाएंगे डीलो क्लासेस की ऐप से। ठीक है, और इसके अलावा डीलो जंक्शन हमारा चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए बहुत अच्छे से अलग से प्रयास करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में। थैंक यू सो मच।